बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड के साथ जवाद शमसी आपकी खिदमत में हाजिर। आज 63A की नजर सानी केस जो है उसकी हेयरिंग हो रही है। बेंच जो था वो नया तश्कील दे दिया गया है। उसकी तफसील में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जो अदालतों में मामलात हैं वो पब्लिक डोमेन में आ चुके हैं। जिस तरह से ख़तो ख़ताबत हुई है, जिस तरह से अपना एक दूसरे को एड्रेस किया गया है, जिस तरह से जस्टिस मुनीब ने या काजी फाइज ईसा ने या जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने आपस में जिस तरह से ख़तो ख़ताबत की है, ये अब मामला पब्लिक डोमेन में आ गया है। जगह जगह बैठ के लोग थड़ों पे डिस्कशन कर रहे हैं, जैसा कि पहले अदवार में ये नहीं होता था। और अगर हम बैकग्राउंड में देखें तो शायद कुछ लोग मेरी इस बात से इख्तलाफ करें कि पहले ये बात नहीं होती थी, क्योंकि एक तहरीक चली थी अदलिया की आज़ादी की, वो करिया करिया गांव गांव थी, और उसी तरह की एक तहरीक लेके आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो भी बार बार घूम रहे हैं। बार से मुराद ये है कि कभी वो बलूचिस्तान बार की तरफ जा रहे हैं, कभी लाहौर बार में वो खिताब कर रहे हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं कि ये जो मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ मिलके ये एक जो आइनी तरमीम है, जो पैकेज है, एक लीगल पैकेज जिसको कहा जा रहा है, उसकी अप्रूवल करवा लें किसी न किसी तरीके से। ये किस हद तक, किस तरह से मुमकिन हो सकेगी, इस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त कानूनदान हैं, बड़ी जानी मानी शख्सियत हैं, सिविल सोसाइटी के सदर हैं और हमारे दोस्त हैं, बड़े भाई हैं, जनाब अब्दुल्ला मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। अब्दुल्ला मलिक साहब, आगाज हम करते हैं 63A की तशरीह के फैसले के खिलाफ जो नजरसानी केस है, इसमें डेवलपमेंट्स हो रही हैं बड़ी तेजी के साथ। पहले बेंच बना और उस बेंच में जो है वो मुनीब अख्तर साहब थे, उन्होंने खत लिखा ऑनरेबल जस्टिस ने कि जी मैं इसमें शमूलियत नहीं इख्तियार कर सकता। हवाला उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का दिया, और ये जो इख्तलाफात उभर के सामने आए, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी बैठना उसमें बंद कर दिया और एहतजाजन वो एक दफ़ा वॉकआउट कर गए, फिर वो बैठे ही नहीं कमेटी में। तो ये जो अब पब्लिक डोमेन में डिस्कशंस हो रही हैं, तो ये इससे कोई अच्छा तासुर तो नहीं जा रहा, आप क्या समझते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपको याद होगा कि जब मौलाना बदियाल साहब चीफ जस्टिस थे तो तब एक अमेंडमेंट आई थी, ठीक है ना, कि जी जो चीफ जस्टिस है वो फर्द वाहिद नहीं होना चाहिए, और उसके साथ जो दो सीनियर जजेस हैं वो बिल बैठकर बेंचेस की तश्कील दें। और काजी साहब इसलिए बीच में नहीं बैठते थे, उनका ख्याल था कि ये उस आइन और कानून से इनराफ कर रहे हैं। अब चूंकि हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस ला के कि नहीं, ये चीफ जस्टिस का ही बनता है, डोमेन है कि वो बच्चे की तशहीद करे, तो इस पर जो सीनियर 3 जजेस थे उनको दोनों को इख्तलाफ था। पहले जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कुछ कानूनी निकायत उठाए, फिर चीफ जस्टिस साहब ने उनको खत लिखा, फिर मुनीब साहब ने खत लिखा, उन्होंने कहा कि हमने तो जो आईनी मामला उठाए थे आपने तो उनका जवाब ही नहीं दिया, और जो चीजें लास्ट जो 19 जुलाई को मीटिंग हुई थी जुडिशल काउंसिल की, उसमें जो चीजें तय पाई थी डाक जजों के बदले आपने उनको भी नहीं माना। तो लिहाजा मैं इस बेंच में उस वक्त तक नहीं बैठूंगा जब तक कि आप मेरे एतराजात दूर नहीं करते। लेकिन मैं बेंच में बैठने से इनकार नहीं, इसको इनकार ना समझा जाए, मेरे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन चीफ जस्टिस ने उनको एड्रेस नहीं किया, लिहाजा उन्होंने नए कानून के तहत अपना बेंच को तश्कील दे के उनकी जगह अफगान साहब को डाल दिया, नईम अफगान साहब को, और आज 63A के केस की हियरिंग शुरू कर दी है। अब ये सवाल पैदा ये होता है कि आया जो पार्लियामेंट का मेंबर अब ज़मीर के मुताबिक फैसला नहीं करता, तो उन्होंने कहा ज़मीर क्या होता है, ये तो हक़ाइक़ की बुनियाद पर होना चाहिए, किसी के अंदर कौन झांकेगा। तो वो कहने का मतलब ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एट द वाटर ऑफ द सर्विस कोई क्लियर नहीं है, लेकिन जब अदालत खुद में तजाद हो तो फिर उस फैसले ठीक है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, यहाँ ये भी बताएं, आपने उमर अता बंदयाल साहब का तज़किरा किया,
यकीनन उनके तस्करे के बगैर तारीखी पस मंजर अगर ना हो सामने, उस पर्सपेक्टिव में बात ना की जाए तो शायद इन चीजों की समझ नहीं आएगी, गड़बड़ हो जाएगा आम पब्लिक को। मुझे बताइए कि 63A की जो तशरीह थी उस वक्त जो फरमाई गई थी, वो सिर्फ एक गवर्नमेंट जो थी, हमजा को जो वोट कास्ट किए गए थे काफ लीग की तरफ से या दीगर लोगों की तरफ से, वो शायद उनकी गिनती को खत्म करने के लिए उन्होंने 63A की, जिसको कहा गया आप जैसे वकला या दीगर वकला जो थे उनमें इख्तलाफ मैं नहीं पाया जाता था, वो कहते थे कि रीराइट किया गया है आइन को। इवन पीटीआई के जो वकला थे वो भी ये कहते थे कि हमें समझ नहीं आई कि वोट काउंट नहीं हुआ और सजा दे दी गई। तो बल्कि हामिद खान साहब ने भी कहा कि यह फैसला मेरी समझ में नहीं आया। ये रिकॉर्ड पे बातें हैं। तो आप नहीं समझते कि अगर 63A की वायलेशन हो रही हो और वायलेशन जब तक ना हो, यानी वोट काउंट ही ना हो, तो फिर उनको सजा कैसे दी जा सकती है? हाँ, ये इसमें कंफ्यूजन थी कि अगर वोट काउंट नहीं हुआ, जब वोट काउंट ही नहीं हुआ तो फिर वो सजा कैसी। लेकिन वो कहते हैं क्योंकि उसने अपना राइट इस्तेमाल कर लिया था पार्लियामानी लीडर की हिदायत के बरखिलाफ, तो जब कर लिया, काउंट हो या ना हो, वो सजा का मतलब पाया जाएगा। उस बुनियाद पर आपको याद होगा 24-25 एमपी थे पीटीआई के, वो उन्होंने अपनी सीटों से उनको हाथ धोना पड़ा था, वो फ्लोर क्लासिंग की शिक में आ गए थे। इसी बुनियाद पे अब जो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान है ये रिव्यू करने जा रही है, अगर एक बंदे का वोट काउंट ही नहीं हुआ तो फिर उस पर डिडक्शन क्लास कैसे अप्लाई करेगी। सही, मतलब देखते हैं कि दोनों तरफ से बयान जो लॉयर हैं वो अपनी स्टेटमेंट अच्छा, दे रहे हैं। ये अब्दुल्ला मलिक साहब, ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने, मैं समझता हूं जिस तरह से आप लीगल पॉइंट ऑफ व्यू ये आप बयान कर रहे हैं कि यकीनन ऐसा ही है। फिर उसके बाद स्पीकर काउंटिंग के बाद, जब उसके वोट काउंट होने के बाद एक चीफ मिनिस्टर बना दिया गया, अब उसकी पादाश में सजा दी जाती तो उसको कुछ समझ में आने वाली बात थी। अब उसकी आपने चीफ मिनिस्टरशिप भी छीन ली वापस, उस पार्टी के चीफ मिनिस्टर को जो जिसके लोगों ने इनहराफ किया था, दोबारा उसको चीफ मिनिस्टर बना दिया और फिर सजा उनको दे दी जिनका वोट काउंट ही नहीं हुआ। अजीब ही बात है, वैसे गैर मंतकी सी बात है। आप सही कह रहे हैं कि अगर वोट काउंट नहीं हुआ तो, और चीफ मिनिस्टर भी वापस हो गई, वो जो गुनाह हुआ था वो भी रिवर्स हो गया। इसलिए तो कोर्ट अभी इस पे जो बैठी। लेकिन बात यह है कि हमारे यहाँ बड़ी प्रॉब्लम है, हम हर चीज को शक की निगाह से देखते हैं। मसलन हमारे यहाँ टाइमिंग बड़ी काउंट होती है। एक ऐसे वक्त में जब पूरे मुल्क में हिजाम हो, हिजाम की कैफियत हो और ग्रे एरियाज हो और उनमें कोई अब अच्छी भी लेजिस्लेशन लेके आते हैं, उसकी अच्छी लेजिस्लेशन का वही हाल होता है जो अभी माजी में हुआ है। तो लिहाजा अब देखना पड़ेगा कि आया जो टाइमिंग है इस पर जो लेजिस्लेशन होने जा रही है, जो आइन में तरमीम होने जा रही है या आइन की ओरिजिनल हालत बहाल होने जा रही है, तो उसके क्या असरात होंगे। आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो सीनियर 3 जजेस हैं वो उस पर कोई अपने ऑब्जर्वेशन देते हैं, या जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो क्या कहती हैं कि वो रिव्यू में जाएंगे या उसको नहीं मानेंगे, या वो कहेंगे जी काजी साहब बायस हो गए हैं, या जो बेंच बनाया है ये वैसे ही बायस जज अपने जजों के ऊपर मुश्तमिल बनाया है। तो ये चीजें डिबेट में आएंगी यकीनन। जब कोई फैसला आ जाता है आला अदालतों से तो पब्लिक डोमेन होता है, फैसले के जो पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं तो बहस हो सकती है। लेकिन जजेस की कंडक्ट पे बहस करना वो कंडक्ट ऑफ कोर्ट के ज़िम्मे में आता है, उनको मुलायम नहीं किया जा सकता। लेकिन पाकिस्तान में हमेशा जब कोई 1973 आइन के अलावा कोई भी आइन बनता है, तशरीह होती है, तो 18वीं तरमीम भी अच्छी हुई थी बिकॉज 8 महीने का काम हुआ था। अच्छा सर, आपने तौहीने जस्टिस, चीफ जस्टिस या तौहीने जस्टिस का जिक्र किया कि जुमरे में आता है अगर किसी जज के कंडक्ट पे ऊपर बात की जाए, तो अब आप किस किस के ऊपर तौहीने अदालत लगाएंगे या किस किस के ऊपर तौहीने जस्टिस लगाएंगे? क्योंकि आप देखें हर 8 बजे की स्लॉट में, हर 7 बजे की स्लॉट में एक हमारा अपना एंकर है, मैं क्या कहूं, वो हाथ में तस्बीह पकड़ के ऊपर टोपी पहन के वो कभी चीफ जस्टिस के ऊपर अटैक कर रहा होता है, कभी मंसूर अली शाह साहब के ऊपर अटैक कर रहा होता है, कभी किसी जज के ऊपर अटैक कर रहा होता है। और ना वो बेसिकली जर्नलिस्ट है ही नहीं है, वो एजेंसियों का बनाया हुआ एक पपेट था, वो इमरान खान का प्रमोटर था
और आज वो जस्टिस के चीफ जस्टिस के कंडक्ट पे बात कर रहा है। आप किस किस के ऊपर तौहीन अदालत लगाएंगे सर? देखिए आइन में तो ये है कि हमारे जजेस पार्लियामेंट के फ्लोर पर भी जो जजेस हैं उनके किरदार पर, ये सब्जेक्ट मैटर पे बहस नहीं हो सकती। लेकिन हमारे यहाँ आप देखते हैं कि जितने भी मुकदमात ज़ेर समाअत होते हैं उन पर डेली हमारे जो जर्नलिस्ट हजरात हैं, एंकर हजरात हैं, वो उस पर सरासर गुफ्तगू कर रहे होते हैं। ये एक देखना ये एथिक्स पे आता है, एथिक्स में आता है जो हमारे आइन और कानून की एथिक्स हैं उन पर कोई फॉलो करता है कि नहीं। अब आपको भी जानते हैं, मतलब आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अच्छी बहस वैसे में आप यकीन रखते हैं, अच्छी सच्चाई की चीजें आपके सामने आती हैं। लेकिन आप देखें कि हमारे जो जर्नलिस्ट हैं इनकी ट्रेनिंग क्या है। एक बंदा सीधा साधा आता है, वो सिफारिश की बुनियाद पे किसी चैनल को, किसी अखबार को ज्वाइन कर लेता है, फिर इसको कार्ड मिल जाता है, फिर वो मजे ही मजे। तो हमारे यहाँ देखना हमारी जो आईनी बॉडी है वो तो आपको मालूम है, JUI है, जो क्या PUJ है, पंजाब या फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, उसके एथिक्स होते हैं। लेकिन आपने अब देखा कि जब जो कम्युनिटी सेंटर थे, जिन्हें हम प्रेस क्लब कहते हैं, ये कम्युनिटी सेंटर है। अब प्रेस क्लबों ने ज्यादा अहमियत इख्तियार कर ली है और जो मदर बॉडी है वो पीछे चली गई है। तो फिर हर इंसान के हाथ में जो कुछ आएगा वो उसका सत्यानाश करेगा। देखना सहाफी का कभी भी ये मनसब नहीं होता कि वो किसी इदारे को, किसी शख्स को, किसी जमात को वो प्रोसिक्यूट करे। या वो फैसला साजी में नहीं आते साफी। यहाँ तो बकायदा फैसला सादर किया जाता है, राय दी जाती है। मतलब अभी ये यूट्यूबर हैं, ये किसी मीडिया की या किसी जर्नलिस्ट की डेफिनेशन में नहीं आते। लेकिन ये है कि आपने देखा होगा कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर खड़े होकर जजेस की मां बहन एक कर देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही मुंह में दे रहते हैं। तो फिर यहाँ से नजर आता है कि जो हमारे अजीम लेजिस्लेटर हैं उनकी भी कमी है, हमारे यहाँ जो बड़े लॉयर हैं उनकी भी कमी है। कि देखिए अगर बड़े लॉयर आकर इन चीजों को संभालें या इन चीजों पर अपनी राय दें तो उनका तो हो सकता है। मतलब इत्तेजाज हसन आईनी किसी बहस में बैठा हो तो हम कहेंगे अच्छा सर, आपने बड़ा बैठा हो तो वो उसकी हम क्या कहेंगे। बड़ा ही वैलिड पॉइंट उठाया है, बड़ा ही वैलिड पॉइंट है। मैं 3 दफा इस जुमले को इसलिए इस्तेमाल किया है कि जिस यूट्यूबर का आप तस्करा करें, किसी का भी, ABC हम नाम नहीं लेते, अगर वो किसी के आगे माइक करे और वो इतना बड़ा वकील अपना जो खोसा साहब हैं या इत्तेजाज एहसन साहब हैं या जो नामवर वकला, मैं उनका नाम ले रहा हूं, या हामिद खान साहब हैं, अब उस यूट्यूबर का सवाल अगर जज के कंडक्ट के ऊपर हो तो फिर उसको झाड़ नहीं पिला देनी चाहिए उस वकील को, उस सीनियर वकील को, कि भाई तुम जज के कंडक्ट पे बात नहीं कर सकते, तुम्हारी बिसात नहीं है ये ना। वो ये जो यूट्यूबर के रेफरेंस को कोट करना तो मेरे ख्याल पहले भी ये गैर अखलाकी है कि उसकी कोई ओनरशिप नहीं होती, को किसी डेफिनेशन क्लास में फाल नहीं करता। देखिए दुनिया भर में जो है ना हमारे मीडिया के लिए एथिक्स हैं, ये चीजें एथिक्स में आती हैं। लेकिन हम मतलब फिर आजाद हैं, हम एक सीनियर तरीन जज की भी मां बहन कर देते हैं, हम किसी इंडिविजुअल की मां बहन कर देते हैं, हम किसी अपने मुखालिफ की मां बहन कर देते हैं, और हम रियासत पाकिस्तान का भी ख्याल नहीं करते। खैर वो तो हम करते ही नहीं है ना, आइन और कानून तुम्हारी नजर में है ही। बिल्कुल। इस्लामाबाद में भी आप देखेंगे तो 5-6 जो एंकर हैं उन्होंने आपस में टाई की हुई है कि भाई मेरे प्रोग्राम में आप आओगे, आपके मैं आऊंगा, तीसरे के आएंगे, वो छठे या सातवें को बर्दाश्त ही नहीं करते। तो वही चीजें उनके घूमती रहती हैं जो मरकज में बैठकर पॉलिटिकल पार्टी। और फिर अगर हमारी अदालतों ने अगर सियासतदानों को माफिया कहा या कोई मामला कहा तो क्या ऐसे सहाफियों को हम माफिया कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। मुझे ये बताएं, आप मुझसे सीनियर है, आपने साथ बैठे होंगे, काम किया होगा, अजीज मजहर साहब थे, ठीक है, निसार उस्मानी साहब थे, बिल्कुल, और बहुत सारे हमारे बुजुर्ग जो है वो दुनिया चले गए हैं। इनका आप किसी का बता दें कि उन्होंने किसी सियासतदान से सलाम भी लिया हो। वो जिसे मुखातिब होते थे, मसलन मुझे अजीज मजहर साहब थे, बड़े सीनियर जनरल थे, वो कहा करते थे अगर मैं आपसे गुजारिश करूं तो ये चीज ऐसे नहीं है, बड़े अच्छे इज्जत के साथ मुखातिब होते थे, एहतराम के साथ, एहतराम के साथ। एक सीनियर जर्नलिस्ट, अभी आप देखना, अभी आप 4 दिन के बच्चे को माइक दें या वो टीवी पे अगर बैठे तो वो उसके आगे साथ लिखा होगा सीनियर एंकर या सीनियर जर्नलिस्ट। तो मेरा ख्याल है कि जर्नलिस्टों को भी सोचना चाहिए कि जो उनके अंदर काली भेड़े हैं
उनका एहतसाब होना चाहिए। वैसे तो माशरे में हर जगह काली भेड़ी हर ठीक, बिल्कुल ठीक इदारे है, में है, सोसाइटी में बिल्कुल ठीक हम है, किसी एक को ब्लेम नहीं दे सकते। बिल्कुल ठीक है। अब अच्छा कर सकते हैं वो करना चाहिए। अब हम थोड़ा इस तरफ आ जाएं कि बिलावल साहब जो एक करिया करिया गांव गांव बार बार वो जा रहे हैं, वकला बार में जा रहे हैं, वहां पे जाके वो ये जो तरमीमी पैकेज आ रहा है, लीगल पैकेज आ रहा है, इसके हवाले से वो इसकी अफादियत के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं और जो वो करना चाहते हैं वो उन बार्स को बता रहे हैं और फिर वो कह रहे हैं कि इस्लामाबाद में जो अदालती जंग है उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, मुझे बताइए कि एक सियासतदान जो कि शायद आने वाले वक्त में वजीर आजम भी हो सकता है, जिस तरह का उनका स्ट्रक्चर है, तो मुझे बताइए कि वो शख्स अगर कह रहा है, मैं और आप तो बाज़ औक़ात नफी करते हैं कि जी इख्तलाफ राय होना चाहिए, जजेस में भी हो जाता है, कोई मसला नहीं, आप भी अदालत की इज्जत को मलहूज़े खातर रख लेते हैं, लेकिन वो अपने अगर खिताब में कहे कि इस्लामाबाद में अदालती जंग से मेरा कोई यानी इंडोर्स कर दिया कि जंग हो रही है, तो इसके बारे में आपका क्या तासुर है? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता, सच्ची बात यह है कि मैं खुद भी पीपल पार्टी को पसंद करता हूँ, बड़ी जमात है, लेकिन मैं अपनी रिजर्वेशन आपको जरूर बता रहा हूँ जी कि बिलावल साहब के हाथ में कोई प्राइम मिनिस्टर की लकीर नहीं है, ठीक है, लेकिन ये है कि पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है एनी टाइम। वो आप किसी से कोई वो जिस मुल्क च मोइन कुरैशी वजीर आजम बन सकता है हाँ, तो बिलावल भी बन सकता, बिलावल भी बन सकता है। जब हम अपने जो सीनियर चलो चलो ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ डिफाइन करिए। जिस मुल्क च अली अमीन गंडापुर वजीर आला बन सकता है, उस मुल्क च कोई भी वजीर आजम बन सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ जी, लेकिन हमारे यहाँ जितने सीनियर टीम लीडरशिप है उन पे हम टाइटल लगाते हैं, जो फलां है वो CIA का एजेंट है, फलां है जो रॉ का एजेंट है, फलां। लेकिन हमारे यहाँ अगर एजेंट ही हुकूमत कर रहे हैं पिछले सालों से, सही, तो फिर हमारे जो सिक्योरिटी के इदारे हैं ये क्या कर रहे हैं? बिल्कुल स्पेस देते हैं, तो फिर नई लीडरशिप आप कहाँ से लाएंगे? मतलब कोई नई पार्टी बनती है तो हम पहले कह देते हैं ये एजेंसियां बना रही हैं। अच्छा, अब्दुल्ला मलिक साहब, कता कलामी कर रहा हूं कि अगर नजरियात ही नहीं है लीडर्स के, तो नीचे नजरियाती लीडरशिप कहां से उभरेगी? नहीं, नजरियात हुआ करते थे, एक जमाना था कि जमात इस्लामी और पीपल पार्टी के कारकुनों के दरमियान बड़ा नजरियाती इख्तिलाफ होता था। एक जमाना था नून लीग और पीपल पार्टी के कारकुनों के दरमियान बड़ा नजरियाती इख्तिलाफ होता और इश्यूज पे और पॉलिसीज पे जो है ना वो डिबेट हुआ करती। नहीं, आप चूंकि सिविल सोसाइटी की नुमाइंदगी भी भरपूर करते हैं, तो मुझे बताइए कि जिसको पेट की भूख मिटाने का हर वक्त यही फिक्र हो, तो वहां नजरियात बचते हैं? मैं वही कहने लगा था कि देखिए, नजरिए वहां आते हैं जब आपका पेट भी भरा हो, जब आपको रोटी रोजगार मिल रहा हो, जब आपको छत और फूड फीड की चीजें रियासत दे रही हो, सेहत और तालीम की सहूलतें दे रही हो, साफ पानी के पीने के दे रहे हो, डेवलपमेंट में दे रही हो, रोजगार दे रही हो, वसाइल लोगों तक महदूद वसाइल में चीजें प्रोवाइड कर रही, तो फिर हम कह सकते हैं। लेकिन जहाँ कोई भूखा होगा जो अपने बच्चों को मार रहा होगा, पहले आपने देखा होगा कि सालों में भी एक आधा वाकया ऐसा होता था कि किसी ने अपने माँ बाप को या किसी को, अब तो रोजाना अखबार भरे पड़े होते हैं कि अपने ही प्यारों ने अपने ही प्यारों को मार दिया है, तो नजरियात वहाँ क्या काम करें? इस वक्त देखिए, इस वक्त पाकिस्तान में माजी को छोड़कर मौजूदा हालात में अगर देखें तो किसी भी सियासी पार्टी का कोई नजरिया नहीं है। नजरिया सिर्फ यही है कि कैसे किन किन चीजों को छोड़कर इक़्तिदार में आना है। इक़्तिदार ही एक नजरिया है, वो तमाम पार्टियों का, PTI हो, नून लीग हो, पीपल पार्टी हो या कोई रिलीजियस पार्टियां हो, सबको मेंबर जो है ना पार्लियामान तक जाना है, बेशक उनको कंप्रोमाइज भी करना पड़े। देखिए, ऐसे हालात में जो मुल्क की सिमत होती है वो दुरुस्त नहीं होती, सोसाइटी इंतशार का शिकार होती है, यकजहती नहीं रही, डिवीजन आ जाती है, इलाकायत फैलती है, नेशनलिज्म परवान नहीं चढ़ता, तो ये मसाइल होते हैं। जिस तरह पाकिस्तान में इस वक्त जो कशमकश है, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने हर चीज दे रखी है, हमारे पास हजारों लाखों नेमतें हैं, खुदा का जितना शुक्र अदा किया इतना कम है। चारों मौसम है, अजनास हैं, पानी है, दरिया है, खेती बाड़ी है, लेकिन यह कि बदकिस्मती की बात है जो कमा भी रहा है, जो रात को जो होटलों में जाते हैं तो वहाँ बैठने की जगह नहीं मिलती, तो वो भी खुदा की नाशुक्री करता है कि पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा जी। अच्छा सर, उसका जवाब आपने नहीं दिया कि ये जो इंडोर्स किया है, मैं और आप अवॉइड करते हैं इस बात को। आपका एक चीज अदालत में कुछ जंग हो रही है, नहीं आपका रह गया। देखिए, जो बिलावल साहब जहाँ जा रहे हैं
बिलावल साहब को एक टास्क दिया गया है कि जी वो नून लीग वाले तो ये काम नहीं कर पाए, आप ये रायनामा हमवार करें। देखिए ये जो रायनामा बिलावल साहब हमवार करने जा रहे हैं उसका जो पाकिस्तान की 98% पॉपुलेशन उसको कोई तल्लक नहीं है। मतलब आईनी तरमीम होती है या नहीं होती है, मुझे और आपको या आम आदमी को, रेडी वाले को जो फ्रूट बेच रहा है या एक मजदूर रंग का वो सामान लेके या अपना तेसा या आरी लेके खड़ा है, उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे क्या उसकी कोई जिंदगी के दिन बदल जाएंगे आईनी तरमीम से? ये जिनको फायदा पहुंचना है ये उन्हीं की बात हो रही है। सही, तो ये अभी कोई आप मसला जयद किस्म के साफी हैं, आपको नहीं पता कि किन हालात में बिलावल साहब फिर रहे हैं। उन्होंने अवाम के लिए, बिजली को बिलों के लिए तो कभी उन्होंने वो नहीं गया कि जी हमारे वकील आगे आए और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाके इनको चैलेंज करें, पीपल पार्टी सपोर्ट करेगी। ये चीजें हैं जो पीपल पार्टी को अवामी सतह पर करनी चाहिए। जहाँ लॉलेसनेस है, जहाँ खवातीन रेप हो रही हैं, पीपल पार्टी देखना चूंकि राइट्स बेस्ड पार्टी थी, ये खवातीन के राइट के लिए, किसानों के लिए, तलबा के लिए, मजदूरों के लिए, हारियों के लिए और सबसे बढ़कर जो मीडिया के लोगों के लिए पीपल पार्टी आवाज उठाया करती थी। अब हमें कोई वहाँ लोग कतबे लेके या शोर शराबा करते हुए नजर नहीं आते। अब तो असेंबली में भी नहीं बोलते। कोई एक जुमला मैं पहले कहता हूँ अवाम के लिए, आप सियासतदानों के लिए। आज मेरा तो एक ही है कि अगर इस मुल्क को बचाना है, तमाम सियासतदानों को एक मेज पर बैठना होगा, एस्टेब्लिशमेंट को साथ बैठाना होगा, अदलिया को साथ बैठाना होगा, एग्जेक्टिव को साथ बैठाना होगा। इसका यही मतलब, बाहर के इसका हल कोई नहीं है। ये बाहर से इसको कोई नहीं तोड़ सकता। ये टूटेगा भी तो अंदर से टूटेगा, ये सही भी होगा तो अंदर से ठीक होगा। लिहाजा तमाम अपनी अपनी मसलतों से बालातर होकर पाकिस्तान का सोचेंगे तो अवाम का बहुत शुक्रिया जनाब अब्दुल्ला मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल हो, मौलाना फजल रहमान का दोबारा अमीर बनना हो, या बिलावल का अदालती जंग की तरफ बात करना हो, ये हम डिस्कशन में तो लाते हैं, लेकिन इसका हल कब होगा? प्रोग्राम के अगले सेशन में हम इसके ऊपर बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक से जब वापस आते हैं तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। हमारे साथ रहिएगा।